नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फाइव एग्जाम में। मैं दीप आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का करंट अफेयर का हम लोग कवर कर लेते हैं। आज का करंट अफेयर का ये रहा पहला प्रश्न। बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? आपका ऑप्शन है ए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन बी महिला बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। चलिए इसका हम लोग राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। जी हाँ, हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय जयंत चौधरी ने बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है अभियान को शुरू किया गया है। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय जयंत चौधरी के द्वारा ये बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अमिताभ बच्चन को चुना गया है। इसका मुख्य लक्ष्य है दोस्तों भारत के डिजिटल कौशल विकास आंदोलन को गति देना और स्किल इंडिया डिजिटल हब के बारे में जागरूक बढ़ाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फरवरी 2026 में नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा गया है? तो नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा गया है? आपका ऑप्शन है ए अमिताभ कांत, ऑप्शन बी आर सुब्रमण्यम या ऑप्शन सी नीति छिबर या ऑप्शन डी सुमन बेरी। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में निधि छिबर को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। तो अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा गया है नीति आयोग का? तो निधि छिबर को। निधि छिबर बी आर सुब्रमण्यम के स्थान पर ये क्या करेगी? स्थान लेगी। बी आर सुब्रमण्यम का यह स्थान लेगी। बी आर सुब्रमण्यम का कार्यकाल 24 फरवरी को समाप्त हो रहा है, तो इसके जगह पे निधि छिबर इनका स्थान लेगी। निधि छिबर 1994 बैच के छत्तीसगढ़ के आईएएस अधिकारी भी रह चुकी हैं। वर्तमान में नीति आयोग के विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय की महानिदेशक के रूप में निधि छिबर कार्यरत हैं। और निधि छिबर इससे पहले सीबीएसई का अध्यक्ष भी रह चुकी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी निधि छिबर। चलिए हम लोग नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। तो यह कब आया था दोस्तों? तो 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। यह योजना आयोग के जगह पर यह आया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि योजना आयोग का स्थापना कब किया गया था। योजना आयोग की स्थापना जो है कब किया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं हमारे पीए मानी प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। नीति आयोग को भारत का नीति थिंक टैंक कहा जाता है। तो भारत सरकार का प्रमुख नीति थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग को जाना जाता है। नीति आयोग का पहले सीईओ कौन है? तो सिंधु श्री खुल्लर। क्या है दोस्तों? सिंधु श्री खुल्लर हैं। और इसका पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है कि नीति आयोग का पहले सीईओ कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया थे। हाल ही में दोस्तों नीति आयोग के अनुसार जापान को पीछे छोड़कर भारत अर्थव्यवस्था में चौथा स्थान प्राप्त कर लिया है। तो नीति आयोग के अनुसार भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये याद रखिएगा दोस्तों। देश में चिकित्सा पेशेवर की सुरक्षा पर गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स का प्रमुख किसे बनाया गया है हाल ही में? तो राजीव गभा को बनाया गया है। चलिए हम लोग दोस्तों प्रमुख नियुक्ति के बारे में जान लेते हैं। 2026 में जो हाल ही में 2026 में प्रमुख नियुक्ति के बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं, इसको रिवीजन के तौर पे। इरिडा के नए अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो हाल ही में इरिडा के नए अध्यक्ष अजय सेठ को बनाया गया है। संसद टीवी के सीईओ कौन है दोस्तों? तो संसद टीवी के सीईओ हैं उत्पल कुमार हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन है? तो डॉक्टर ए राजारन है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन है? डॉक्टर ए राजारन है। आईसीसी के नए सीईओ कौन है दोस्तों? संजोग गुप्ता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला एमडी कौन है? तो प्रिया नायर है दोस्तों। लद्दाख के एलटी गवर्नमेंट
कौन है दोस्तों? तो कविंदर गुप्ता हैं। गोवा के राज्यपाल कौन है दोस्तों जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं? तो अशोक गजपति राजू हैं। हरियाणा के राज्यपाल कौन है दोस्तों अभी वर्तमान में? तो प्रोफेसर आसिम कुमार घोष हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो अभिजीत सेठ हैं। क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? एस राधा चौहान है। अपना हाई कोर्ट यानी बिहार के हाई कोर्ट के 37वें मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू है। याद रखिएगा ये लोग आप लोग कि बिहार के हाई कोर्ट के 37वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस टाइगर रिजर्व ने वन्य जीव दीदी पहल को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है? किस टाइगर रिजर्व ने वन्य जीव दीदी पहल को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है? आपका ऑप्शन ए कान्हा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी पलामू टाइगर रिजर्व, या ऑप्शन सी जिम कार्बोनेट टाइगर रिजर्व, या ऑप्शन डी सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। फरवरी 2026 में वन्य जीव दीदी पहल की शुरुआत झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के द्वारा किया गया है। तो ये जो वन्य जीव दीदी पहल की शुरुआत हुआ है वो कहाँ से हुआ है दोस्तों? तो झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व से शुरू किया गया है। इसका मुख्य काम क्या है दोस्तों? तो वन और वन्य जीव संरक्षण में स्थानीय महिलाओं को सक्रिय भागीदारी और रिजर्व ब्रांड एम्बेसडर बनाना है। इसमें 17 चिन्हित गांवों से 18 शिक्षित महिलाओं को वन्य जीव दीदी के रूप में चुना गया है, जिसे मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपया दिया जाएगा। यानी प्रति माह इनको 3,000 रुपया दिया जाएगा प्रोत्साहन राशि के रूप में। और ये जो 18 महिला को अभी चुना गया है। वन्य जीव दीदी समुदाय को अवैध शिकार, पेड़ों की कटाई और जंगलों का विनाश को रोकने के लिए प्रेरित करता है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य है कि जो अवैध शिकार, पेड़ों की कटाई किया जाता है या जंगलों का विनाश किया जाता है उसको रोकने के लिए ये पहल की शुरुआत की गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पलामू टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है दोस्तों? तो ये है कहाँ है? झारखंड में। चलिए हम लोग पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। तो यह झारखंड का लोहतार यानी लातेहार जिले का छोटा नागपुर पठार में स्थित बेतला राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। तो ये जो पलामू टाइगर रिजर्व है ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान का राष्ट्रीय हिस्सा है जो झारखंड के लातेहार जिले में है। यह इसकी शुरुआत जो हुई थी 1973 से 74 के बीच में इसकी प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसकी स्थापना की गई थी और ये भारत के 9वें टाइगर रिजर्व में से एक है। चलिए हम लोग इम्पोर्टेड टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व के बारे में हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा, पाना, कान्हा, किसली, संजय डुगरी, विरंगना, दुर्गावती या रत्ना टापी, ये हमारे जितने भी टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश में है। उत्तराखंड में जिम कार्बोनेट है दोस्तों। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरी हिल्स, रामगढ़ विषधारी, धौलापुर, करौली, ये सब कहाँ है दोस्तों? तो राजस्थान में है। असम में आप लोग जानते हैं काजीरंगा, मानस और ओरंग और नामेरी है। ये असम के टाइगर रिजर्व है दोस्तों। असम में कौन कौन से है? तो काजीरंगा, मानस, ओरंग और नामेरी। महाराष्ट्र में देख लेते हैं दोस्तों। तो महाराष्ट्र में बोर, ताडाबोडा, अंधेरी, मेलघाट, सहाद्री, ये हमारे महाराष्ट्र में है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। और एक है अमराबाद। पश्चिम बंगाल में दोस्तों सुंदरवन डेल्टा यानी सुंदरवन टाइगर रिजर्व। तो देखिए सुंदरवन जो है सुंदरवन भारत का यानी पूरे विश्व का मैंग्रोव सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। तो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन दोस्तों याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा दोस्तों ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के संगम पे ये डेल्टा का निर्माण हुआ है और यहाँ पे सबसे बड़ा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन टाइगर रिजर्व और बुस्का टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों दुधवा, पीलीभीति, अमनगढ़ और रानीपुर। उत्तर प्रदेश में दोस्तों दुधवा, पीलीभीति, अमनगढ़ और रानीपुर टाइगर रिजर्व है। कर्नाटक में दोस्तों बांदीपुर, नागरहोल और भद्रा टाइगर रिजर्व है। तो ये भारत के कुछ प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं दोस्तों। आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस कब मनाया गया है? तो आपका ऑप्शन है 24 फरवरी, ऑप्शन बी 26 फरवरी, ऑप्शन सी 22 फरवरी या ऑप्शन डी 28 फरवरी। चलिए आप आंसर देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। देखिए, हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी हर साल जो 24 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक कानून लगा हुआ था और इस दिन को मनाने का लक्ष्य है आम लोगों में उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क को लेकर जागरूक बढ़ाना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 फरवरी। दोस्तों, यह भारत में वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन पर लगाया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है और यह निर्माताओं द्वारा दिया जाता है। थीम है इसका डिजिटल इंटीग्रेशन फॉर ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस राज्य या यूटी में ई बाइक दीदी योजना शुरू की जाएगी? यानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ई बाइक दीदी योजना शुरू की जाएगी? तो आपका ऑप्शन है ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी गुजरात। चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं दोस्तों। तो दिल्ली सरकार द्वारा ई बाइक दीदी योजना शुरू की जाएगी। तो किस सरकार के द्वारा? तो दिल्ली सरकार के द्वारा ई बाइक दीदी योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत प्रशिक्षित महिला चालक और महिला पर्यटकों को इलेक्ट्रॉनिक दोपहिए वाहन से पर्यटक स्थलों एवं नज़दीकी मेट्रो स्टेशन तक पहुंचाएगी। तो ये जो दोस्तों है, ये ई बाइक जो पहल शुरुआत की गई है, ई बाइक दीदी, ये दिल्ली सरकार के द्वारा पहल शुरू की गई है। इसमें 18 से 40 वर्ष के दिल्ली के निवासी और वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाली महिलाओं योजना के लिए पात्र होगी। तो इसमें जो 18 से 40 वर्ष की जो महिलाएं हैं, जो दिल्ली के निवासी हैं और उनके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है, वही महिलाएं योजना के लिए पात्र होगी। दिल्ली भारत टैक्सी पहल के साथ साझेदारी करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी बन गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, दिल्ली जो है भारत टैक्सी पहल के साथ साझेदारी करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में वृंदावनी वस्त्र संबंधित कल्चर म्यूजियम प्रोजेक्ट का शिलान्यास कहाँ किया गया है? यानी हाल ही में वृंदावनी वस्त्र संबंधित कल्चरल म्यूजियम प्रोजेक्ट का शिलान्यास कहाँ किया गया है दोस्तों? आपका ऑप्शन है ये गुवाहाटी, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी मथुरा या ऑप्शन डी वाराणसी। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में वृंदावनी वस्त्र से संबंधित कल्चर म्यूजियम का प्रोजेक्ट का शिलान्यास असम के मांजुली में किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 22 फरवरी 2026 को गुवाहाटी के खानपारा में, जी हाँ दोस्तों, गुवाहाटी के खानपारा में विश्व स्तरीय संस्कृति संग्रहालय की आधारशिला रखी, जिसमें 16वीं शताब्दी के बूंदा बनी वस्त्र को रखा जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुवाहाटी में वृंदावनी वस्त्र संबंधित कल्चर म्यूजियम प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। किसके द्वारा दोस्तों? तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। वृंदावनी वस्त्र के बारे में हम देख लेते हैं। वृंदावनी वस्त्र 16वीं शताब्दी का रेशम वस्त्र है, जिसे वैष्णव संत विद्वान श्रीमंत शंकर देव के मार्गदर्शन में तैयार किया गया था। श्रीमती शंकर देव असमिया संस्कृति के महान संत सुधारक और अंकीय नाट के जनक थे। तो क्या थे सो दोस्तों? तो श्रीमती शंकर देव असमिया संस्कृति के महान संत सुधारक और अंकीय नाट जनक थे। उन्होंने भक्ति आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए ब्रजवाली भाषा में इन नाटकों की रचना की थी। उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए शास्त्रीय नृत्य, तो पूछता है दोस्तों शास्त्रीय नृत्य कहाँ मनाया जाता है? तो शास्त्रीय नृत्य का विकास किया था, जिसे 2000 ईस्वी में भारत शास्त्रीय नृत्य में इसे शामिल किया गया, यानी इसे दर्जा दिया गया था। तो शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब दिया गया था दोस्तों? तो 2000 में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में इसे दर्जा दिया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में पहले पूर्वोत्तर चावल महोत्सव विरासत के अनाज का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में पहले पूर्वोत्तर चावल महोत्सव विरासत के अनाज का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? आपका ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर या ऑप्शन डी नागालैंड। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं दोस्तों। पूर्वोत्तर चावल महोत्सव विरासत अनाज योजना पहली बार आयोजन हुआ है और ये कहाँ हुआ है दोस्तों? तो ये नागालैंड में हुआ है। नागालैंड में 26 से 27 फरवरी 2026 को ये आयोजन किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों नागालैंड। तो ये पूर्वोत्तर चावल महोत्सव विरासत के अनाज आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो नागालैंड में किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका दोस्तों? तो उद्देश्य कृषि संस्कृति का जश्न मनाना और इसके पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को स्वदेशी चावल की किस्मों को पारंपरिक खेती, बीजों का संरक्षण और विविध प्रकार के चावल व्यंजनों को प्रदर्शित किया जाएगा। पूर्वोत्तर चावल से संबंधित अन्य प्रमुख त्यौहार देख लेते हैं दोस्तों। तो चावल से संबंधित अन्य त्यौहार है ली आयो लिंगान। ली आयो लिंगान ये असम के प्रमुख चावल महोत्सव हैं। भुंगोली बिहू ये चावल महोत्सव असम के हैं। भुंगोली बिहू असम के हैं। ली आयो लिंगान चावल महोत्सव असम के हैं। और वांगला महोत्सव ये वांगला महोत्सव चावल कहाँ है? तो मेघालय के हैं। वांगला चावल महोत्सव मेघालय का है। दोस्तों देख लेते हैं कि 20 से 21 फरवरी 2026 को नागालैंड में पहला सोयाबीन महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो पहला सोयाबीन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो नागालैंड में किया गया था। इसका थीम क्या है? तो सोयाबीन महोत्सव का थीम क्या था दोस्तों? तो खेत से दावत तक, खेत से दावत तक इसका थीम था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। केरलम नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को केरल विधानसभा में कब पारित किया गया है? दोस्तों हम हाल ही में एक वीडियो बनाया हूं मैं इस पर, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में डिटेलिंग मैंने बताया है कि केरल नाम क्यों किया गया है, केरल का नाम केरलम क्यों परिवर्तित किया गया है। हम अच्छे से वीडियो बनाया हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि केरलम नाम परिवर्तित का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है हाल ही में, और इस प्रस्ताव को केरल विधानसभा ने कब पारित किया है? तो आपका ऑप्शन है 24 जून 2024, 24 फरवरी 2026 और सी ऑप्शन है 24 जून 2025 या ऑप्शन डी 1 नवंबर 2056। चलिए दोस्तों इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का सर्वोत्तम प्रस्ताव 24 जून 2024 को पारित किया था। 24 जून 2024 को ये पारित किया था पहला विधानसभा में। केरल विधानसभा ने सबसे पहले अगस्त 2023 में ही यह प्रस्ताव को पारित किया था, लेकिन कुछ तकनीकी सुधारों के कारण इसे जून 2024 में दोबारा पारित करके केंद्र में भेजा गया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम भाषा में राज्य का नाम केरलम है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसे केरल लिखा गया है। तो जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे जो भाषा है, केरल की भाषा जो है वो मलयालम है, और मलयालम भाषा में केरल को हम लोग केरलम कहते हैं, और संविधान में जो है वो केरल के रूप में पहली अनुसूची में दर्ज किया गया है। इसीलिए इस पर बहुत सारे वहाँ के जो जनता है, जनता का मांग है कि ये जो केरल है इसका नाम केरलम किया जाए, क्योंकि वहाँ का स्थानीय जो भाषा है, वहाँ का जो राजभाषा है वो मलयालम है, और मलयालम में केरल को हम लोग केरलम बोलते हैं। राज्य ने केंद्र के अनुच्छेद 3 के तहत संविधान की पहली, चौथी और 8वीं अनुसूची में संशोधन करने का आग्रह किया था, और अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 फरवरी 2026 को यह प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो दोस्तों पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची और 8वीं अनुसूची में संशोधन करके आग्रह किया है, और ये जो मंजूरी मिल गया है 24 फरवरी 2026 को केंद्र के द्वारा। तो आप लोग बताइए कि 8वीं अनुसूची में दोस्तों 22 भाषाओं का, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का क्या है? वर्णन है। हमारे 22 भाषाओं का, जो संविधान में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है वो 8वीं अनुसूची में है। इसी भाषाई आधार पर इसके गठन के लेकर मांग की जा रही है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णन है। तो भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णन है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत क्या है? तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, और यह स्पष्ट करता है कि भारत के राज्यों का संघ से अलग होना अधिकार नहीं है। तो क्या है दोस्तों? तो ये भारत जो है हमारा, ये
भारत अर्थात इंडिया क्या है, राज्यों का संघ है और ये स्पष्ट करता है कि भारत के राज्यों को संघ से कभी भी अलग नहीं हो सकता है। अनुच्छेद एक के तहत आने वाली प्रथम अनुसूची में संशोधन करना होगा जहां राज्यों का नाम लिखा गया है। तो अनुच्छेद 1 में जितने भी हमारे राज्य हों वहाँ पे नाम लिखा गया है और इसमें भी केरल का नाम केरलम करने के लिए इसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 2 उन क्षेत्रों को शामिल करने की शक्ति देता है जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं। तो अनुच्छेद 2 में कहा गया है दोस्तों कि वैसे क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं है वो भारत क्या करते हैं, उसको अपने राज्य में क्या कर सकते, अपने राज्य में मिला सकती है। तो इसमें अनुच्छेद 2 में कहा गया है दोस्तों। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि किसी भी राज्य उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या दो से अधिक राज्य मिलाकर नया राज्य बनाने की, या राज्य क्षेत्र को बढ़ाना या घटाना या सीमाओं में परिवर्तन करना या किसी राज्य के नाम में परिवर्तित करना अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। तो अनुच्छेद 3 में कहा गया है दोस्तों कि किसी भी राज्य को दो से राज्य को मिलाना या नए राज्य का गठन करना या राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना या घटाना या उसके सीमाओं में परिवर्तित करना या राज्य के नाम में परिवर्तित करना किस अनुच्छेद के तहत होता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 3 के तहत होता है। राज्य का नाम बदलने वाला विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश अनिवार्य है, इसके बाद संसद में पेश किया जाता है। तो दोस्तों राज्य का जो नाम बदलने वाला विधेयक जो पारित किया जाता है सबसे पहले उसे राष्ट्रपति द्वारा सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति की अनुमति पर इसके बाद ये संसद में पेश किया जाता है। राज्य का नाम बदलने के लिए संसद साधारण बहुमत का आवश्यकता होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जब भी राज्य का नाम बदला जाएगा या राज्य को नए राज्य में गठन किया जाएगा तो उसमें साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है दोस्तों। केरल राज्य का गठन भाषाई आधार पर किया गया है दोस्तों। 1 नवंबर 1956 को यह भाषाई आधार पर केरल राज्य का गठन किया गया था। पहले इन राज्यों का नाम बदला जा चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं कि पहले किन किन राज्यों का नाम बदला जा चुका है दोस्तों। तो पहला तमिलनाडु था और पहला मद्रास था। मद्रास से क्या हुआ है दोस्तों? तमिलनाडु हुआ। ये 1969 में इसका नाम बदला गया था मद्रास से तमिलनाडु। पहले उत्तरांचल था, अब उत्तराखंड हो गया है दोस्तों। ये 2007 में उत्तरांचल का उत्तराखंड में परिवर्तित किया गया था। उड़ीसा था, अब उड़ीसा कर दिया गया है दोस्तों। पहले उड़ीसा था और उड़ीसा 2011 में इसे उड़ीसा कर दिया गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग। 24 जून 2024 को ये पहली बार केरल विधानसभा में पारित किया गया था और 24 फरवरी 2026 को ये केंद्र सरकार द्वारा इसे मंजूरी मिल गई है। और 1 नवंबर 1956 को दोस्तों ये क्या हुआ था? तो यहाँ केरल का भाषाई आधार पर क्या हुआ था दोस्तों? भाषाई आधार पर गठन किया गया था ये 1 नवंबर 1956 को। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ऐसे ही पर डे हम लोग का करंट अफेयर कवर होगा इस चैनल पे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।